कंप्यूटर के लिए स्टैंडर्ड बुक अगर कोई पूछे तो हर किसी के जबान से एक ही आवाज़ निकलती है, एक ही नाम निकलता है, हरिराम पटेल। तो हरिराम पटेल की कंप्यूटर की विशिष्ट अध्ययन हम इस सीरीज में कंप्लीट करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हॉस्टल वार्डन या किसी भी आप सीजी वापम का एग्जाम्स ले लें, किसी भी एग्जाम में जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाना है तो इस किताब का बहुत महत्व है। इसमें जो भी पॉइंट्स दिए काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ने में कई बच्चों को दिक्कत आती है, थोड़े हार्ड टर्मिनोलॉजीज रहते हैं तो समझ नहीं आता, जैसे ये कर्नल क्या है, शेल क्या है। तो ऐसे टर्म्स को ही आसान बनाने के लिए मैं ये सीरीज लेके आया हुआ हूँ। ठीक, इस सीरीज में हम इस किताब का ऑडियो वीडियो फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं, समझ लो। कई लोगों को लगता है जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, तो ये फॉर्म ही वही है जिसमें मैं ये किताब में लिखी हुई सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर आपको हॉस्टल वार्डन की तैयारी अच्छी करनी है तो ये किताब से जरूर पढ़ना, या ये सीरीज को पूरा जरूर कंप्लीट कर लेना। इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं पूरा कवर करा ही दूंगा। ठीक, नमस्कार, स्वागत है योगेंद्र साउंड क्लासेस में। और आज हम एक चैप्टर देखने वाले जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों का समूह है जो मानव, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बोल रहे हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामों का समूह है जो मानव, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मानव कहने का तात्पर्य जो यूजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संवाद, कम्युनिकेशन स्थापित करता है। इसको हम डिटेल में नीचे जाके समझेंगे। ठीक, तो देखना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और वहीं पे सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक, अब अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो पिछले चैप्टर में हमने सॉफ्टवेयर टॉपिक कवर किया हुआ है, और वहां पे आपको अगर याद है सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। इसी को ही हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन भी 2 टाइप से बांट सकते हो और नहीं तो भी चलेगा। एक होता है जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस जो सभी लोगों के लिए काम है, सामान्य उपयोग के लिए, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, सभी काम करते हैं उसमें। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को स्मूथ चलाने में हेल्प करता है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसे बैकअप प्रोग्राम हो गया कोई सा। ठीक, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, या बोल लो सेट ऑफ प्रोग्राम है जो किसके, यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन सभी के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर एक डब्बा है, खाली डब्बा है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चलता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं, उसके बाद ये चार्ट को मैं समझाऊंगा जो नीचे लिखा हुआ है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसका हिस्सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अभी जो चार्ट में बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ये किसका पार्ट है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सिस्टम और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। जी बिल्कुल, सिस्टम और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यह कंप्यूटर का एक मात्र ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग से लेकर शटडाउन तक कार्य करता है। जी बिल्कुल, अगर आप इसके शब्द पर ध्यान देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो ऑपरेट करने का काम करे, जो पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करे, वही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और इसके बिना कंप्यूटर क्या है? डब्बा है, केवल और केवल डब्बा है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अभी मैं अगर कुछ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण बताऊं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण मैं बताऊं तो जैसे हो गया आपका डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अब प्रचलन से बाहर है। फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हो गया लाइनक्स हो गया, फिर हो गया यूनिक्स, फिर एक है जेनिक्स भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये चलन से बाहर हो गया, प्रचलन से बाहर हो गया। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गए, जैसे एंड्रॉयड,
है ना। तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को आप याद रखेंगे। लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम किसी और चैप्टर में कवर कर लिए होंगे या किए होंगे या करेंगे। ये होता है असेंबलर, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और इंटरप्रेटर दूसरा, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और तीसरा प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर है कंपाइलर, वो भी वही काम करता है जो इंटरप्रेटर काम करता है। दोनों में थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, जिसको हम दूसरे चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसको ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, लिनक्स या लाइनक्स जो प्रोनाउंस करना चाहो, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, डॉस, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। इतनी सी बात समझ आई। चलिए ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाविधि मतलब जो इंटरनल जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन बैठता है। अभी एक एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ये कर्नल क्या है, शेल क्या है, ये सारी चीजें समझ आ जाएगी। यह हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्राम का संग्रह है तथा हार्डवेयर को प्रोग्राम से लिंक करता है। जी अच्छी बात। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक से अधिक सॉफ्टवेयर का संग्रह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक से अधिक सॉफ्टवेयर का संग्रह होता है, अर्थात यह सॉफ्टवेयर रूटिंग का संग्रह है। सॉफ्टवेयर कई प्रोग्रामों का संग्रह, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हो, रीड मार सकते हो, ठीक। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे आर्किटेक्चर समझाया हुआ है। यहाँ पे कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है, जैसे यूजर क्या हो गया, एप्लीकेशन क्या हो गया, कर्नल हो गया, हार्डवेयर हो गया, शेल हो गया। ये पांचों बातों को मैं एकदम आसानी से आपको समझाता हूँ। यूजर कौन हो गया? तो यूजर भैया आप हो, मैं हूं, जो भी यूज कर रहा है वो यूजर हो गया, वो उपयोगकर्ता हो गया। हार्डवेयर जिन भी चीजों को हम छू सकते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, वो कंप्यूटर का पूरा डेस्कटॉप है, ये सभी चीजों को हम छू सकते हैं, वो क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। जिन चीजों को नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर अगर ऐसे देखा। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप कर्नल को समझ पाएंगे। कर्नल क्या है? तो कर्नल को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपको ये इजिली समझ आ जाएगा। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? कर्नल एक प्रोग्राम का समूह है जो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। मान के चलिए मेरे पास मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये योगेन साहू क्लासेस में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन हो गए, ठीक, मोबाइल फोन हो गए, और क्या हो गया? प्रिंटर हो गया, ठीक, ये बोर्ड हो गया, और क्या बोल सकता हूं, और बहुत सारे डेटाज भी हैं, समझ लो बहुत सारे डेटाज हैं। तो ये सभी के सभी को आप तुलना करना हार्डवेयर से। किससे तुलना करोगे? हार्डवेयर से। किससे तुलना करना? हार्डवेयर से। ये सारे के सारे क्या है समझ लो? हार्डवेयर। बोले सर डेटा तो हार्डवेयर नहीं है, अभी फिलहाल मान के चलना, ठीक। और ध्यान दो, ये मेरे इंप्लॉइज हैं, ये एक ए हो गया, ऐसी 2 3 4 बहुत सारे इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, जिनमें टीचिंग स्टाफ भी है, जिनमें टेलीकॉलर्स भी हैं जो टेलीकॉलिंग का काम करते हैं, जिसमें टाइपिस्ट भी हैं, जिसमें और बाकी मैनेजमेंट का काम देखते हैं, सारे टेक्निकल टीम, नॉन टेक्निकल टीम, सारे इंप्लॉइज यहाँ पे। इनको मान के चलना आप सॉफ्टवेयर। इनको क्या मान के चलोगे? सॉफ्टवेयर। अब ध्यान दो, अब अगर डायरेक्ट मैं इंप्लॉइज को, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इसको क्या माने? हार्डवेयर, और जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको क्या मान रहे हैं? सॉफ्टवेयर मान रहे हैं, ठीक है। जितने भी रिसोर्स मैं अभी बताया उसको आप मान के चलना हार्डवेयर, और जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको क्या मान के चलना? सॉफ्टवेयर मान के चलना। अब अगर मैं सारे इंप्लॉइज को बोलूं कि जाओ यार देखो, जिस मोबाइल को पकड़ना हो पकड़ो, जिस बोर्ड में पढ़ाना है पढ़ाओ, जिस भी यूजर को जो भी डेटा, मतलब स्टूडेंट्स के लिस्ट हैं जिनको हम कॉल करते हैं कि ठीक है आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या किसी ने कोई कोर्स परचेस किया हुआ तो उनको कॉल जाता है, ठीक है कैसे चल रही तैयारी। अब किसी भी इंप्लॉय को बोलो कि जाओ तुमको जो करना है देख लो, कर लो अपने हिसाब से, तो क्या एक कैओस क्रिएट नहीं होगा? लड़ाई झगड़े वाला माहौल क्रिएट नहीं होगा? कंफ्यूजन वाला माहौल क्रिएट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कोई बोलेगा नहीं इस कंप्यूटर को मैं पकड़ूंगा, कोई बोलेगा नहीं इस बोर्ड में मैं पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? उसके लिए मैं एक मैनेजर अपॉइंट करके रखा हूं। एक मैनेजर है जो क्या काम करता है, जो मैनेजर ये करता है इंप्लॉइज को ये सारे रिसोर्सेस को आवंटित करने का काम कर देता है कि भैया अच्छा तुमको पढ़ाना ना, तुम एक काम करना 10 से 11 तुम पढ़ा देना, उसके बाद 11 से 12 उसके बाद कोई दूसरा फैकल्टी या दूसरा स्टाफ ले लेगा क्लास। ये वाला कंप्यूटर तुमको चाहिए, बोला ठीक है ये कंप्यूटर इतने से इतने समय तक तुम रख लेना, इस कंप्यूटर पे तुम काम करना, ठीक। मोबाइल, एक मोबाइल तुम रखो, ये वाला मोबाइल तुम रखो, दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज नहीं करोगे।
नंबर नंबर भी डेटा को भी इस प्रकार से बांट दिया कि भैया 2 टेलीकॉलर लोग एक ही जन को नहीं कॉल लगाया बार बार, इसलिए तुम इतने लोगों को लगाना, तुम इस 10 को लगाना, तुम ये अगले 10 को लगाना। तो ये मैनेजर क्या कर रहा है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है, इनको बता रहा है कि आपको काम कैसे करना है, एक प्रकार का रिसोर्स आवंटित कर रहा है। तो ये जो मैनेजर की भूमिका है, ठीक इस यही भूमिका कंप्यूटर की दुनिया में कौन निभाता है, कर्नल निभाता है। कौन निभाता है, कर्नल। समझ आई बात, तो इतनी सी बात समझ आई। तो ये कर्नल की भूमिका होती है, कर्नल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। क्लियर, समझ आई बात, चलिए ठीक, इतनी सी बात समझ आई। अब बोले सर यहां पे फिर शेल क्या है, यहां पे शेल क्या हो गया। तो पहले कर्नल समझ आया, अब देखो कर्नल का वापस से डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। कर्नल एक प्रोग्राम का समूह जो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, इंटरमीडिएटरी काम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यूजर कौन है, यूजर व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग करता है, सीधी सी बात है। हार्डवेयर जिसको हम छू सके वो हार्डवेयर है, उसको और पढ़ सकते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, ये सारी चीजें। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, चित्र के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन कराने का कार्य कर्नल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आधारभूत कार्य के लिए जरूरी है और इसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। शेल क्या है, शेल एक प्रोग्राम का समूह है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, जिसका कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मध्यस्थता करना है। किसके बीच, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मीडिएटर का काम करना है। जैसे कर्नल किसके किसके बीच काम कर रहा था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, वैसे ही शेल किसके बीच में काम कर रहा है बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच काम करता है। समझ आई बात, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, देखो सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर आसान भाषा में डेफिनेशन पूछा है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, ठीक। तो सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एमएस वर्ड बना दिया गया, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, जैसे कोई वीडियो वीएलसी प्लेयर हो गया, तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार के यूजर की सुविधा के लिए बनाए गए। फिर लास्ट में आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या, जो कंप्यूटर को स्मूथ चलाने में मदद करे। जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, फिर भी चलेगा थोड़ा, अगर वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। लेकिन एंटीवायरस के होने की वजह से थोड़ा स्मूथ चलेगा, वो वायरस को डिटेक्ट कर लेगा, आपके डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, ठीक। समझ आई, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना क्या क्या काम है। तो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का काम है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, और इनपुट आउटपुट यूनिट मैनेजमेंट का काम है, ठीक। फाइल मैनेजमेंट का काम है। सारे मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक है। कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे काम, सभी चीज़ों को मैनेज करना है, इसके अंदर का सामान आप पढ़ सकते हो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 अलग अलग प्रकार यहाँ पे दर्शाए गए हैं। उपयोगिता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग अलग प्रकार बता दिए, ऐसे रटना नहीं है इस चार्ट को। देखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे एंड्रॉइड ये सब वर्जन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उपलब्धता के आधार पर पहले देखते हैं, उसके बाद उपयोगिता के आधार पर आएंगे। अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ध्यान रखना 2 प्रकार के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, एक मिलेगा फ्री वाला, एक मिलेगा पेड वाला, एक फोकट वाला, एक पैसे वाला। तो एक फ्री सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो जो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो पैसे वाला है, पेड है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज्ड सोर्स या कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। समझिए बात। अब एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा नहीं है। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री हैं या ओपन सोर्स हैं, ठीक। तो इसको मैं बहुत ही आसानी से आपको याद करा दूंगा, एकदम ट्रिक के माध्यम से, जीवन भर याद रहेगा। देखो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इंटरनेट पर सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध रहता है। जो यूजर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करना चाहता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार इस सोर्स कोड में परिवर्तन करके उसको उपयोग कर सकता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। तो ध्यान रखना, अगर पूछे किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड में परिवर्तन किया सकता है, कोड में चेंजेस किया जा सकता है, तो वो ओपन सोर्स में, क्योंकि फ्री रहता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। जैसे एक लाइनक्स एक उदाहरण है। बोले किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड को कस्टमाइज किया जा सकता है अपने हिसाब से,
से यूज़र अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। तो ये आंसर क्या लोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। और कैसा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स वाला, फ्री वाला। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी का अधिकार नहीं होता, ना ही यूजर्स को कोई शुल्क चुकाना पड़ता है, फ्री वाला होता है। अब इतने सारे एग्जाम्पल है सर, कैसे याद रहेगा, मैं अभी याद करा रहा हूँ। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री। अब देखना, जो भी चीजें फ्री में मिले ना, उसको लेने के लिए लाइन लग जाता है। तो याद रखना लाइनक्स, और लाइनक्स के जितने वेरिएंट रहेंगे सारे के सारे फ्री रहेंगे। तो लाइनक्स याद हो गया। देखो ओपन फ्री बीडीएस, इसमें तो नाम में ही ओपन फ्री है, तो ये भी फ्री हो जाएगा। फ्री आरटीओएस लिखा हुआ है, आरटीओएस का फुल फॉर्म ही होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्री आरटीओएस ये भी फ्री लिखा हुआ है। क्लियर। तो लाइनक्स अगर याद रहेगा तो ओएस यूज लाइनक्स भी याद रह जाएगा क्या आपको? जी बिल्कुल। लाइनक्स अगर फ्री है याद है, क्योंकि लाइन लग जाता है, जो भी चीजें फ्री में मिले लाइन लग जाती हैं। अगर लाइनक्स याद है तो ड्रीम लाइनक्स भी याद रह जाएगा क्या? जी बिल्कुल याद रह जाएगा। तो लाइनक्स के जितने भी वेरिएंट है सारे याद हो गए। और ओपन फ्री में तो नाम में ही फ्री है। अब देखना, जो चीजें फ्री में मिल जाएंगी ना उसकी वैल्यू नहीं रहती, लोग उब जाते हैं उस चीज से। ये इतना अच्छा सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, इसी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं अपने कोर्स में बताया हुआ हूँ अच्छा थोड़ा, और हालांकि थोड़ा डिटेल में बताया हूँ, काफ़ी डिटेल में चर्चा की है वहाँ पे 7,000 8,000 स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कोर्स लेके देख रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें मैं फ्री में डाल रहा हूँ, यूट्यूब पर कोई नहीं देख रहा है। यूट्यूब पर कितने देख रहे हैं? 2,000 3,000 4,000 बस। तो फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, उससे लोग उब जाते हैं। तो जो भी फ्री की चीज़ें रहती है उससे क्या होते हैं, लोग उब जाते हैं। तो उबने से रखना उबंटू, उबने से क्या रखना, उबंटू। हालांकि फिर भी कोई देखे ना नहीं देखे, बट जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं, जिनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बीच में इसको नहीं देखने करके मैं बंद कर दिया, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है। अपने इतने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा 2 घंटा अलग से निकालो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कराने के लिए, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो अगर आउटपुट नहीं आता तो फिर उतना उत्साह बचता नहीं है कि हम इसको कवर कराएं। बट कई बच्चों ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया, कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1 आध महीना हो गया होगा कि सर ये इसको ख़त्म कराइए। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम ये ख़त्म करा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी जरूर करके बताना ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ऊ बजा से रखना उबंटू, उबंटू याद रहेगा तो कुबंटू भी याद रहेगा। ऊ बजाने से उबंटू, फिर उबंटू से कुबंटू, और उबंटू के भी जितने भी वेरिएंट हो जाएंगे जैसे उबंटू स्टूडियो, ये भी याद हो गया। ठीक, क्लियर। अब हम किसी चीज को फ्री में मांगेंगे तो क्या बोलेंगे, देबे, देबे फ्री में। तो देबे से डेबियल याद रख लेना, डेबियल। एक जन को फ्री में चाहिए होता है कि सभी को फ्री में चाहिए होता है? सभी को चाहिए तो सबयन फ्री में। देबे से देना, देना बे तो डेनाबुलिक, ये भी याद रह जाएगा फ्री में, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फ्री से फेडोरा भी याद रह जाएगा। ठीक है, फ्री से फेडोरा भी याद रह जाएगा। अब जैसे कोई फ्री की चीज रहती है, अपन बार बार मांगे तो सामने वाला कंझा जाएगा, तो बोलेगा ना चल बे साले, तो साले से याद ना स्लैकवेयर, स्लैकवेयर एक सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब जब आप मांगोगे फ्री में देबे देबे देना देना, तो बोलेगा ए ले 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 ले, तो एले से एलिव याद रखना, एलिव। ठीक, क्लियर। आप फ्री में कब बोलो मांगोगे, जब बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास MEP मैपिस, मेरे पास पैसे नहीं है, मैपिस मेरे पास पैसे नहीं है, तभी मैं फ्री में मांग रहा हूँ। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण एक मैपिस भी हो गया। ठीक, और मैड्रीवा और मिनिक्स, इसको भी याद रख लीजिएगा। मैपिस से मामा से मिनिक्स और मैड्रीवा भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, मैड्रीवा और मिनिक्स भी याद रख लेंगे। मैपिस तो याद रहेगा ही, मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है, पार्डस। ठीक, तो याद रख लेना। और ये सिलेबल, ये पूरा आपका सिलेबस देखो मैं फ्री में कवर करा रहा हूँ, तो सिलेबल से याद रखना। सिलेबल भी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको जिक्र कर दिया। ठीक, अच्छा, यहीं पे मैं अपने कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा थोड़ा सा। हॉस्टल वार्डन का कोर्स केवल और केवल 1499 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसमें आपको पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, और यकीन मानिए ये कोर्स, ये कंटेंट अपने आप में सफिशिएंट है। जितना भी कंटेंट मैं डाला हुआ हूँ उसको पढ़ लोगे तो निश्चिंत है एग्ज़ाम निकलना। इतनी गारंटी के साथ मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद कई सालों से एग्ज़ाम दिलाते आ रहा हूँ, और जितना पढ़ा हूँ उसमें पढ़ा दिया हूँ, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। जितने भी एग्जाम में टॉप हुए हैं, सिलेक्शन हुए हैं, तो सब जितना भी कंटेंट मैं पढ़ा हुआ हूँ उसके बदौलत है वो। तो सारा कंटेंट, सारा एक्सपीरियंस इस कोर्स में मैंने डाला हुआ है। तो अगर आपके लिए 1499 रुपये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा अनुभव आप 1499 रुपये में प्राप्त कर सकते हो। इसकी फीस हालांकि 4,000 रुपये, बट वर्तमान में कुछ स्टूडेंट के लिए हम 1499 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। तो ये आप खरीद सकते हो। खरीदने के लिए ध्यान रखना, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 8770123687, या फिर ध्यान रखिए
आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी खरीद सकते हो। योगेन साहू क्लासेस नाम से हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का लिंक और कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोर्स खरीदने में समस्या कोई भी आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। साथ ही साथ ध्यान रखिए टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। 99 रुपीज़ में, 149 रुपीज़ में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। जैसे कंप्यूटर के लगभग 1000 क्वेश्चन के आसपास 99 रुपये या 150 रुपये का कुछ टेस्ट सीरीज है वो। उसके अलावा हॉस्टल वार्डन का 99 रुपये का टेस्ट सीरीज है। कुछ हिंदी मीडियम में है, कुछ टेस्ट बाइलिंगुअल है, वो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। हॉस्टल वार्डन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है, केवल मैथ्स का भी अलग से टेस्ट सीरीज है, केवल बाल मनोविज्ञान का अलग से टेस्ट सीरीज है। तो वो सारे टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही कम फीस में रखा गया, 49 रुपये में भी अवेलेबल है कई टेस्ट सीरीज जैसे बाल मनोविज्ञान का। तो उसको लेकर आप अपनी तैयारी को और सुधार सकते हैं, निखार सकते हैं। कमर्शियल या क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके सोर्स को गुप्त रखा जा सकता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकते हैं, जिसको पाने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, ये सारे के सारे क्या है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ध्यान रखना जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ओएस हो गया, मैसिंटोस, मैक ओएस मैसिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्पल का है। ठीक है, स्टीव जॉब वाला, ये बिल गेट वाला। तो विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, क्यूएनएक्स, स्काई ओएस, प्लाज्मा, वेक्सल्फा, मैसिंटोस, ये सारे के सारे क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक, तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लोग पढ़ लिए। अवेलेबिलिटी के आधार पे मोबाइल वाला हमारा कल देखेंगे, आज और बच्चा कुछ कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक, जैसे ये देखो, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उपयोगिता के आधार पर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, या मतलब बेस्ड ऑन यूज, किस प्रकार से। जैसे देखो, एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें प्रोसेसिंग बैच अलग अलग बैच के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अलग अलग बैच के माध्यम से किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, तो क्या बोल रहा है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सभी कार्यों को एक बैच के रूप में एकत्रित करके प्रोसेस किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। यहाँ से दो बातें याद रखनी, एक तो पहला इसका डेफिनेशन, जो एक बैच में या एक लाइन में, या एक बैच ना देके कभी एक क्यू बोल देगा ना, क्यू लाइन, तो भी आप आंसर लेना। फिर पूछा था कि कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज किया जाता था। तो याद रखना, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है 2 को। तो याद रखिएगा सेकंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता था, याद रहेगी ये बात। ठीक, उसके अलावा जिसमें इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, इन पंच कार्ड्स में डेटा को बैच के रूप में एक साथ डाल के कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता था, जिसे कंप्यूटर एक के बाद एक प्रोसेस करता था। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार इनपुट देने के पश्चात मानव हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। इसके द्वारा, हाँ, इसके उदाहरण याद रखना, पेरोल, बिल प्रिंटिंग, पेरोल, सांख्यिकीय विश्लेषण इत्यादि बनाने में किए जाते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, बीच में एक और व्यक्ति एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। इसका उदाहरण आप लिख लेंगे, इसमें उदाहरण दिया हुआ नहीं है सारे, चाहे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो, रियल टाइम हो, टाइम शेयरिंग हो, या फिर आपका सिंगल यूजर हो, मल्टी यूजर हो, मल्टीटास्किंग हो, सारे के उदाहरण याद रखने बहुत ही जरूरी है। तो इसका उदाहरण जैसे वो देखे ना, पेरोल वगैरह में काम आता है, ऐसे ही याद रख लेना, IBM OS 360। तो IBM OS 360 ये किसके उदाहरण है, तो याद रखिएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ध्यान रखिएगा, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे एक ही समय में बहुत ही सारे यूजर लोग, या बारी बारी, या एक ही समय में बहुत सारे यूजर लोग काम कर पाए। ठीक है, जैसे देखो, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक ऑपरेशन या प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिसको हम टाइम स्लाइस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस। जैसे टोमेटो स्लाइस, पोटैटो स्लाइस बोलते हैं ना। पोटैटो स्लाइस मतलब पोटैटो के छोटे छोटे टुकड़े। आलू रहता है तो आलू को क्या सौगे खा जाते हो, नहीं, उसको छोटे छोटे स्लाइस करते हो। तो वैसे ही टाइम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो उसको टाइम स्लाइस बोलते हैं। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक ऑपरेशन या प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट जाता है, और प्रत्येक भाग को प्रोसेस करने के लिए सीपी द्वारा एक निश्चित समय दिया जाता है। इस निश्चित समय को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस बोलते हैं, या क्वांटम कहते हैं। तथा समानुसार यूजर्स के प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं टाइम स्लाइस के अनुसार प्रोसेस करता है। ठीक है, इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ध्यान रखना, इसका टाइम शेयरिंग का उदाहरण है यूनिक्स OS, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, टाइम शेयरिंग का उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना कि अपना अपना समय चलता है, अपना अपना का एक यूनिक टाइम होता है, यूनिक पर्सनैलिटी होती है, वैसे यूनिक टाइम से याद रखना, यूनिक टाइम। तो यूनिक्स
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। IBM OS 360 वाला किसका बताया था? बैच का। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका बताया? टाइम शेयरिंग का। क्लियर? चलिए, यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, यहाँ पे कुछ शब्द आएंगे उसका मैं मतलब बता देता हूं, जैसे रेस्पॉन्स टाइम, और जैसे आता है टर्न अराउंड टाइम जिसको TAT बोलते हैं, और एक होता है थ्रूपुट टाइम। तीनों का मतलब समझ लीजिए। थ्रूपुट टाइम, इसको मैं एकदम आसान भाषा में समझाता हूं, तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप होटल में गए खाना खाने के लिए, तो होटल में जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया, अच्छा मेरे को मंगाना है एक मसाला डोसा, 2 प्लेट चाउमीन, कोल्ड कॉफ़ी, बोला ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया, जैसे ही आपने वेटर को बुलाया, वेटर इधर आओ ऑर्डर लीजिए, तो वेटर सुनेगा, फिर धीरे धीरे आएगा आपके पास, चल के आएगा, ऑर्डर लिखेगा। तो आपने जो ऑर्डर मांगना चाहा, आपने वेटर को बुलाया, और वेटर ने जब अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, जैसे ही आके हाँ सर बताइए क्या क्या ऑर्डर है आपका, तो उसमें समझ लो 2 मिनट लग गए, तो वही 2 मिनट क्या कहलाएगा? रेस्पॉन्स टाइम। वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में जैसे ही आप इनपुट देते हैं और पहला आपको रिएक्शन मिलता है, पहला रिएक्शन मिलता है, उस टाइम को, इनपुट देने से पहले रिएक्शन तक के समय को हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स टाइम। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स टाइम। ऐसी कोई रिएक्शन टाइम भी बोल जाते हैं, तो याद रखिएगा रेस्पॉन्स टाइम या रिएक्शन टाइम। ठीक है, चलिए। अब वो वेटर आपका ऑर्डर ले लेगा, इसका मतलब क्या? तुरंत हाँ 2 मसाला डोसा, ये लो खा लो, ठूस लो मुंह में, ऐसा थोड़ी देगा। बनाने में टाइम लगेगा। तो आपको चाहिए था डोसा, लेकिन उसका प्रोसेस कहाँ से चालू हुआ? जब वेटर ने ऑर्डर लिखा, फिर वो देगा शेफ को, वो बनाएगा, फिर आपको पास लाएगा, आपको परोसेगा। तो इसमें मान के चलो आधा घंटा लग गया, आधा घंटा लग गया आपको पूरा डोसा रेडी करके देने तक। तो वो टाइम पूरा क्या कहलाएगा? वो आधे घंटे का टाइम क्या कहलाएगा? टर्न अराउंड टाइम। क्या कहलाएगा? टर्न अराउंड टाइम। समझ आई बात? क्या कहलाएगा? टर्न अराउंड टाइम। ठीक। तो वैसे ही कंप्यूटर की दुनिया में जैसे ही आप इनपुट देते हैं और पहला फर्स्ट रेस्पॉन्स मिलता है, वो तो हमारा रेस्पॉन्स टाइम हो गया। फर्स्ट रेस्पॉन्स मिलने तक का समय है रेस्पॉन्स टाइम। जैसे ही आपने इनपुट दिया, उसके बाद पूरा आपका टास्क खत्म हो जाता है। एक जो भी टास्क आपने दिया वो टास्क खत्म हो गया, तो उस खत्म होने तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, पूरा एक टास्क खत्म होने तक का समय क्या कहलाता है? टर्न अराउंड टाइम। तो सर थ्रूपुट टाइम क्या है? थ्रूपुट टाइम पर यूनिट टाइम में कितने टास्क हो रहे हैं, पर यूनिट टाइम में। अब वो टाइम सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, नैनो सेकंड हो सकता है, आर हो सकता है। पर यूनिट टाइम में कितने टास्क संपन्न हो पा रहे हैं, कितने टास्क संपन्न हो पा रहे, खत्म हो पा रहे हैं, उसको हम लोग थ्रूपुट टाइम बोलते हैं। जैसे वही होटल में मान के चलिए 1 घंटे में ऐसे वो होटल वाले लोग 10 लोगों को सर्व कर लेते हैं, 10 लोगों को ऑर्डर पूरा कर देते हैं, तो उनका थ्रूपुट टाइम क्या कहलाएगा? 10 यूनिट, 10 यूनिट, या समझ लो 10 पर आवर। उनका थ्रूपुट टाइम क्या कहलाएगा? 10% पर आवर। तो वैसे ही यहाँ कंप्यूटर की दुनिया में भी 1 यूनिट टाइम है, वो सेकंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 1 यूनिट टाइम में कितने टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रूपुट टाइम बोलते हैं। समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS बोला जाता है। ठीक, चलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण यहाँ पे मैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग तब किया था जब हम रियल टाइम के डेटा पर कार्य कर रहे होते हैं। इसका मतलब रियल टाइम मतलब तुरंत 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 तत्काल। और याद रखना इसका एक डेफिनेशन ये भी है, ऐसा ओएस जिसमें रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहे, रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये सब एरोस्पेस में यूज हो जाता है, डिफेंस सिस्टम में यूज हो जाता है, रॉकेट लॉन्चिंग, मिसाइल, ये सब में यूज होता है। मान के चलिए मुझे मिसाइल छोड़ना है इस वाले घर में, लेकिन सोचो मैं बटन दबाया, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस होने में 1 सेकंड का भी डिले कर देगा ना। मेरा एरोप्लेन इधर उड़ रहा है और वहां से मैं एक मिसाइल दाग रहा हूँ, तो छोटे से मिसाइल दागने में भी थोड़ा सा भी देरी हुआ नैनो सेकंड का, तो इधर उड़ने के बजाय दूसरे घर उड़ जाएगा। तो ऐसे केस में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। समझिए बात? तो क्या लिखा? जिन पर प्रोसेस करके एक निश्चित समय में रिजल्ट दिया जाना होता है, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग। क्लियर? यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम के आउटपुट को दूसरे सिस्टम के इनपुट की तरह प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, इधर और थोड़े बहुत डिटेल दिए, आप उसको पढ़ सकते हो। रियल टाइम, देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RTOS भी बोलते हैं। इसके उदाहरण है RT लाइनक्स, VX वर्क्स और RTX। ये सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब ध्यान देना, मैं जब किसी चीज़ को पढ़ा रहा था या ऑब्जेक्टिव या खाटी क्वेश्चन सीरीज में कोई एक क्वेश्चन कराया, तो उसमें एक बच्चा बोल रहा था सर लाइनक्स तो RTOS है, और आप एक क्वेश्चन में बोले हो कि लाइनक्स RTOS नहीं है। तो ध्यान रखना, लाइनक्स के बारे में मैं आगे चल के बता दूंगा इसी चैप्टर में। लाइनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक ही समय में बहुत सारे टास्क भी कर सकता है।
मल्टी प्रोग्रामिंग है, मतलब एक ही समय में बहुत सारे मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। मल्टी यूजर है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, लेकिन ध्यान रखिएगा RTOS नहीं है। लाइनक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब खाली लाइनक्स का पूछे या लिनक्स का पूछे तो ध्यान रखना लिनक्स एक RTOS नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप उसको चेक कर सकते हो, ubuntu.com में जाओगे या ऐसे गूगल में क्वेश्चन पूछना तो ubuntu.com में लिखा हुआ है, वेबसाइट से आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है क्या? नहीं, गलत नहीं लिखा हुआ है। लाइनक्स के फिर आगे और भी वेरिएंट आए जब रिक्वायरमेंट हुआ रियल टाइम का, तो लाइनक्स के आगे और वेरिएंट आए जिसका नाम है RT लाइनक्स। RT लाइनक्स मतलब रियल टाइम लाइनक्स। तो RT लाइनक्स RTOS है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लाइनक्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे RT लाइनक्स दिया हुआ है। समझ आई बात? चलिए ठीक। उसके बाद ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में बताया है, इसको थोड़ा बहुत आप रीड मार सकते हो। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपको एक ही चीज याद रखना है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण MS-DOS है। ये जो विंडो 95 NT 2000 लिया हुआ ना, ये नहीं है सिंगल यूजर, ये गलत लिखा हुआ है, इसको काट लेना, ठीक है? ये नहीं है, MS-DOS है। और हाँ, कौन सा है तो भैया विंडोज 95 ये सब वर्जन नहीं है। विंडोज के 1.x से लेके 1.x हो गया 2.x वर्जन, ये सब थे, मतलब 2.0 2.1 ये वर्जन जो आ रहे थे विंडोज के, वो सारे भले सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थे, लेकिन उसके बाद के वेरिएंट नहीं थे। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? विंडोज 1.x या 2.x, मतलब 1.0 या 2.0 ऐसे वर्जन। 2.0 के बाद हो सकता है 2.1 आ जाए ये। और MS-DOS जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण ध्यान रखना। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे? जिसमें एक ही यूजर एक समय में काम कर पाए, सिंगल यूजर। तो सर मल्टी यूजर क्या होगा? मल्टी यूजर में जिसमें बहुत सारे लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर पाए एक ही समय में, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक यूजर्स को कार्य करने की अनुमति देता है। अच्छा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी कुछ उदाहरण लेना, जैसे अटारी ऑपरेटिंग सिस्टम या पाम OS, ये सब लिख लेना। अटारी, पाम OS, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। मल्टी यूजर के तो बहुत सारे हैं जितने भी, जैसे यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गया, VMS हो गया, ये सारे के सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल टास्किंग मतलब जिसमें एक ही टास्क किया जा सके, ठीक, जैसे पाम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टास्क किया। सिंगल यूजर मतलब एक ही यूजर हो, सिंगल टास्किंग मतलब एक ही टास्क एक समय में परफॉर्म कर पाए। मल्टी टास्किंग एक समय में बहुत ज़्यादा बार परफॉर्म कर पाए, जैसे विंडोज XP, विंडोज 7, ये सब मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? चलिए, फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ध्यान रखना मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बार में कई सारे प्रोसेस कर लेता है, कई सारे प्रोग्राम को प्रोसेस कर लेता है। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल मतलब साथ साथ काम कर ले। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक दिन में 2 क्लासेस ले लेता हूँ, एक मैथ्स की क्लासेस भी चलाता हूँ और शाम को पैरेलली इंग्लिश की क्लासेस भी चला लेता हूँ। तो पैरेलली मतलब साथ साथ होना, ठीक है? तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस कर लेता है, तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण आप याद रखेंगे, यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग भी है, लेकिन ब्रैकेट में लिखना ऑन मल्टी प्रोसेसर, जो सपोर्ट करे भाई ऑन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है? ऑन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका उदाहरण नहीं दिया था इसलिए मैं उदाहरण लिखा दिया। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। अब हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और फिर कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, जहाँ पे यहाँ पे लिखी हुई बातें तो मैं आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे के जाऊँगा, जिससे इसके बाहर कुछ ना आए, इतना तक आए तो आपसे सारी चीज़ें बन जाए, ठीक है? और इसके बाहर भी पूछे, इस किताब से बाहर भी पूछे तो भी आपसे बन जाए। तो अगले क्लास में हम थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे, इसको आप अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लिया कीजिए ताकि ये चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ हो जाएं, ठीक? ये वीडियो कैसे लगा, सेशन कैसे लग रहा है आपको, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उन्हीं बातों से हम मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। जिनका ज़्यादा डिमांड रहता है, जिन वीडियो का ज़्यादा डिमांड रहता है, तो हम उसी वीडियोज़ पर काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। मेरे पास अकेले 24 घंटे ही हो सकते हैं, तो मैं लिमिटेड वीडियोज़ ही बना सकता हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आपका चॉइस क्या है, आप किस वीडियो को पसंद कर रहे हो। तो आप जिसकी डिमांड करोगे, जिसके लिए ज़्यादा कमेंट करोगे, जिसको ज़्यादा शेयर करोगे, तो वही वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।